हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉइंट ऑफ लर्निंग में हमारे यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको आपके प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए सभी सवालों के प्रश्नों के उत्तर सही तरीके से मिलते हैं। पेश है हमारा आज का वीडियो, जो कि इतिहास विषय के जो हमारी बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर की एक सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम 21वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है ब्रिटिश भारतीय अर्थव्यवस्था। यानी कि ब्रिटिश और भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नोत्तरों को हमने आज के इस वीडियो में सम्मिलित किया है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हम आज का अपना ये वीडियो। बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। सवाल नंबर 1, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। शुरू करते हैं। पहला सवाल, अंग्रेजी शासनकाल में भारत की कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अंग्रेजों के शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात, आसाम। तो इसका सही जवाब है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का जो बिहार राज्य था वह अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक आते रहें। और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और बने रहें हमारे साथ। सवाल नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे, दीनबंधु मित्र थे, शरत चंद्र चटर्जी थे, रविंद्रनाथ ठाकुर थे। तो नील किसानों की दुर्दशा पर जो पुस्तक नील दर्पण के नाम से लिखी गई, उसके लेखक दीनबंधु मित्र थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपके सामने। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने, राम मनोहर लोहिया ने, दादा भाई नौरोजी ने, M.N. राय ने। तो अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन का विचार का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल आपके सामने। सवाल नंबर 4, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई, यानी पहली आधुनिक पटसन की मिल जो थी वो कहाँ स्थापित हुई? सूरत में, भड़ौच में, बम्बई में या फिर रिसरा बंगाल में? तो पहली जो आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई वह रिसरा बंगाल में स्थापित हुई। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग, यानी जो आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग है, जो सबसे पहला आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग है, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? बिहार में हुई, बंगाल में हुई, महाराष्ट्र में हुई या तमिलनाडु में हुई? तो पहला आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग जो स्थापित किया गया वह बिहार राज्य में स्थापित किया गया। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? सन 1913 ईस्वी में हुआ, सन 1916 ईस्वी में हुआ, सन 1923 ईस्वी में हुआ या 1911 ईस्वी में हुआ? तो सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में जो भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन हुआ वह सन 1916 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 आपके सामने। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? ऑप्शन ए
1903 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1905 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1909 ईस्वी में। तो पहला औद्योगिक सम्मेलन जो आयोजित किया गया वह 1907 ईस्वी में आयोजित किया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। 1925 ईस्वी में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए एनी मर्चेंट, ऑप्शन बी टी सी गोस्वामी, ऑप्शन डी सी वी पी वाडिया, ऑप्शन डी एम विश्वेश्वरैया। तो 1925 में सरकार द्वारा गठित जो भारतीय आर्थिक जांच समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वह एस विश्वेश्वरैया थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने, या ईस्ट रेलवे ने, या मद्रास रेलवे ने, या अवध तिरहुत रेलवे ने? तो जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी थी इसने सबसे पहले भारत में रेल सेवा आरंभ की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 10 आपके सामने। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, या धार्मिक क्षेत्र में? तो जो अंग्रेजी शासन का प्रभाव था वह आर्थिक क्षेत्र में अधिक पड़ा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के बाद शुरू हुई, 1813 के चार्टर एक्ट के बाद शुरू हुई, प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुई, या बक्सर के युद्ध के बाद शुरू हुई? तो कंपनी को भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू होती है? तो वह प्लासी का युद्ध के बाद शुरू होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? स्थायी बंदोबस्त को नहीं अपनाया गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था को नहीं अपनाया गया, या महालवाड़ी व्यवस्था को नहीं अपनाया गया, या दहसाला व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? तो ऊपर जो तीन हैं, स्थायी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी या महालवाड़ी व्यवस्था, इनको तो ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था में अपनाया गया, लेकिन जो ऑप्शन डी हमारा है दहसाला व्यवस्था, इसमें इसको ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था में नहीं अपनाया गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, विलियम डडले ने, या रोजर स्मिथ ने? तो भारत में जो प्रथम रेल लाइन बिछाई गई वह जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड लिटन के, लॉर्ड मेवो के, लॉर्ड रिपन के, या लॉर्ड डफरिन के? तो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना जो हुई वह लॉर्ड मेवो के कार्यकाल में हुई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली और आगरा के बीच में, ऑप्शन बी हावड़ा और श्रीरामपुर के बीच में, ऑप्शन सी बम्बई और ठाणे के बीच में, और ऑप्शन डी मद्रास और गुंटूर के बीच में। तो भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण जो कि 1853 ईस्वी में किया गया था बम्बई और ठाणे नगरों के बीच में किया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सवाल अगला आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? 11%, 33%, 66% या 89%? तो स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का जो प्रतिशत देना होता था राज्य को वह 89% देना तय किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाअधिकार पत्र कहा जाता है। वुड के घोषणा पत्र
1854 को, हंटर आयोग 1882 के प्रतिवेदन को, या रेले आयोग 1902 के प्रतिवेदन को, या सैडलर आयोग 1917 के प्रतिवेदन को। तो जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वह वुड के घोषणा पत्र 1854 को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? लाहौर अधिवेशन 1929 में, कराची अधिवेशन 1931 में, सूरत अधिवेशन 1907 में, या लखनऊ अधिवेशन 1916 में? तो कांग्रेस ने कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के जो अध्यक्ष थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा? गुजरात में पड़ा, राजस्थान में पड़ा, महाराष्ट्र में पड़ा, या बंगाल में पड़ा? तो 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश में जो भीषण अकाल जो कि 1942-43 में पड़ा था, या बंगाल में राज्य में पड़ा था? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया? दादा भाई नौरोजी ने, फिरोज शाह मेहता ने, आनंद मोहन बोस ने, या बदरुद्दीन तैयब जी ने? तो दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया। ऑप्शन है इसका सही जवाब। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई? लॉर्ड लिटन के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में, या लॉर्ड विलेजली के समय में? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? भारतीय उद्योगों का विनाश, भारतीय व्यापार का विनाश, भारतीय सामंतवाद का विनाश, भारतीय कृषि का विनाश? तो जो भारतीय सामंतवाद का विनाश था या भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था, बाकी अन्य ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के परिणाम ही थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत में से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? भारत से ब्रिटेन की ओर जो संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत था इसका प्रतिपादन किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, लाला लाजपत राय ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, या दादा भाई नौरोजी ने? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन, संपत्ति के अपहरण के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? कलकत्ता और आगरा के बीच, बम्बई और ठाणे के बीच, कलकत्ता और मद्रास के बीच, बम्बई और आगरा के बीच? तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह कलकत्ता और आगरा के बीच शुरू की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? किसानों ने, जमींदारों ने, कृषि मजदूरों ने, या बटाईदारों ने? तो जमींदारों ने भू राजस्व प्रणाली का सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया। ऑप्शन बी सही जवाब। भारत में सबसे पहली सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई? कोयम्बटूर में, सूरत में, बम्बई में, अहमदाबाद में? तो भारत में सबसे पहली सूती वस्त्र मिल जो थी या बम्बई में स्थापित की गई। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी भू व्यवस्था, संयुक्त प्रांत की मालगुजारी भू व्यवस्था, बंगाल प्रांत की स्थायी भू व्यवस्था, या मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था? तो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई जो भू राजस्व व्यवस्था थी
इनमें से जो कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी वह मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भूव्यवस्था थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को, मार्शमैन को, विलियम जोन्स को या जॉन मार्शल को? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हिंदू कॉलेज कलकत्ता जो कि 1817 में स्थापित किया गया, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था। इसकी स्थापना की थी जॉन मार्शल ने, डेविड एयर ने, विलियम जोन्स ने या फिर मैकाले ने। तो जो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में स्थापित किया गया, इसकी स्थापना डेविड हेयर ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी.के.आर. राव, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, वह उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 32 आपके सामने, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार ने अकाल संहिता फॉर्मिन कोड कब प्रचारित किया? 1885 में, 1879 में, 1881 में, 1883 में? तो अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार ने अकाल संहिता जो प्रचारित की, वह 1883 ईस्वी में प्रचारित की। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? लॉर्ड मेयो के समय में, लॉर्ड डफरिन के समय में, लॉर्ड लिटन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में? तो भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ लॉर्ड मेयो के समय में हुआ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सवाल अगला, रेल विभाग के लिए अलग रूप से रेलवे बजट कब प्रारंभ हुआ? 1925 में, 1935 में, 1929 में, 1858 में? तो रेल विभाग के लिए अलग रूप से रेलवे बजट का जो आरंभ होता है वह 1925 में हुआ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? 1858 में, 1813 में, 1833 में, 1853 में? ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम भारत में जो भूमि खरीदने और बसने की अनुमति मिली वह 1833 में मिली। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त, इस्तेमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, लॉर्ड विलेजली के द्वारा या लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल और बिहार की स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? 1793 में लागू किया, 1762 में लागू किया, 1803 में लागू किया या 1753 में लागू किया? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया वह 1793 ईस्वी में लागू किया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? 1818 में, 1820 में, 1822 में, 1816 में? तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वह 1820 में लागू की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? 1816 में, 1820 में, 1822 में या 1793 में? तो पहली बार औपचारिक रूप से जब महालवाड़ी प्रथा लागू की गई वह 1822 में लागू की गई। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? 1550 ईस्वी में, 1650 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में? तो भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना 1850 ईस्वी में आरंभ हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब।
अगला सवाल आपके सामने, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी? किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत और जननी की संज्ञा दी? कार्ल मार्क्स ने, दादा भाई नौरोजी ने, महात्मा गांधी ने या लॉर्ड डलहौजी ने? तो कार्ल मार्क्स ने भारत में जो रेलवे की स्थापना थी इसको आधुनिक उद्योगों का अग्रदूत या आधुनिक उद्योगों की जननी की संज्ञा दी थी और ये संज्ञा कार्ल मार्क्स ने दी थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? आर.सी. मजूमदार हैं, रमेश चंद्र दत्त हैं, आर.जी. भंडारकर हैं या रजनी पाम दत्त हैं? तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक जो हैं वह रमेश चंद्र दत्त हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारत में इस्पात का उत्पादन सबसे पहले कब शुरू हुआ? सन 1919 में, सन 1809 में, सन 1913 में, सन 1916 में? तो भारत में इस्पात का उत्पादन सबसे पहले जो शुरू होता है वह 1913 में शुरू हुआ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। ये कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है, एम.जी. रानाडे का है, रमेश चंद्र दत्त का है या जवाहरलाल नेहरू का है? तो भारत और इंग्लैंड के आर्थिक कथन प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन जो है जवाहरलाल नेहरू का है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, ये कथन किसका है या कथन किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा, ई थॉमसन ने कहा, डी.टी. गैराट ने कहा, हेराल्ड लास्की ने कहा? तो अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन कार्ल मार्क्स का है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कार्ल मार्क्स ने यह कहा था कि अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही जवाब कार्ल मार्क्स। यह आज के वीडियो का दोस्तों हमारा अंतिम सवाल था। यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी और नए प्रश्नोत्तरों के साथ में। तब तक के आप बने रहिए हमारे साथ।